हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर 7 है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके पहले हम आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, एक ही फोर्स इंटरनल होता है और वही एक्सटर्नल बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि सिस्टम आपने क्या चूज़ किया है। आप इसको यहाँ समझने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये v1 वेलोसिटी से राइट को जा रही है, और ये कोई स्फेरिकल बॉडी बी ले ली है, ये v2 वेलोसिटी से लेफ्ट को जा रही है। ठीक, इनका अगर कॉलिजन होता है, ये यहाँ पर हमने दिखा दिया, ये कॉलिजन हुआ इनका। ओके, कॉलिजन में क्या होगा कि ये बॉडी ए है, ये बी है, ये एक दूसरे पर फोर्स डालेंगी। बी बॉडी ए पर फोर्स डालेगी, उसको हमने नाम दे दिया एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और अगर बी बॉडी पर जो फोर्स पड़ेगा वो ए डालेगी, एक्शन रिएक्शन है, ये होगा एफ बी ए, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। देखिए, ऐसी सिचुएशन में अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ए का बनाते हैं, इसका मतलब है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ए का बनाएंगे तो हमारा मीनिंग है कि हमने अपना सिस्टम ए को बनाया है। ओके, तो ये बॉडी ए है, तो जो एफ ए बी फोर्स लग रहा है इसमें, वो इधर राइट को लग रहा है, सॉरी लेफ्ट को। एफ ए बी ये फोर्स आपका लेफ्ट को लग रहा है, तो ये फोर्स अब इसके लिए एक्सटर्नल होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स अब इस बॉडी को मोशन कराएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसमें जो फोर्स हम दिखाएंगे वो एफ बी ए नेचुरल है, दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं। ये हमने एफ बी डी ए का बनाया और ये हमने बनाया एफ बी डी ऑफ बी। ओके, तो ये फोर्स एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स बी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूटन्स लॉ में जो फोर्स आता है वो एफ एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ओके, अब यहाँ समझने की कोशिश करें कि अगर हम इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक साथ, तो ये दोनों फोर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम है वो ए और बी साथ साथ है, यानी एफ बी डी ऑफ ए प्लस बी। जब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये फोर्स यहाँ दिखा जरूर रखे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब हम अपना सिस्टम ये बनाएंगे। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करें कि इस केस में और इस केस में दोनों फोर्स, यहाँ एफ ए बी एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर एफ बी ए क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। दोनों में एक्सटर्नल फोर्स, समझ गए होंगे बात। और जब हम दोनों को सिस्टम बना लेंगे तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ दोनों फोर्स मिलाकर एफ ए बी, क्योंकि दोनों इंटरनल हैं, ये मिलाकर 0 हो गए। ठीक, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। यहाँ पर ये जो सिस्टम में दोनों फोर्स मिलाकर ये इंटरनल फोर्स बन जाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, न्यूटन सेकंड लॉ में इंटरनल फोर्स होता है। ऐसा बहुत जगह, जैसे गन और बुलेट सिस्टम है, जब बुलेट को फायर करते हैं तो गन बुलेट पर फोर्स डालती है और उसका रिएक्शन होगा कि बुलेट गन पर फोर्स डालेगी। अगर गन और बुलेट सिस्टम को हम एक साथ सिस्टम बना लें तो उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर हम बुलेट को सिस्टम बनाते हैं तो फिर उसमें एक्सटर्नल फोर्स है। तो आप समझ गए होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल का जो मीनिंग है। ठीक, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपकी बहुत सारी जो 11th की बुक है उनमें इसको ड्राइव किया गया है, वो हम पहले आपको वो सिखाएंगे और उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो आप हेडिंग डालें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल की ये बात समझ गए होंगे।
कि अगर हम सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं, किसी सिस्टम में अगर फोर्स, एक्शन और रिएक्शन एक साथ हैं तो वो नेट फोर्स मिलाकर 0 हो जाते हैं, तो वो इंटरनल फोर्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी एक ही फोर्स इंटरनल है और एक ही एक्सटर्नल, वही एक्सटर्नल बन जाएगा, डिपेंड करेगा आपने सिस्टम को क्या चूज किया है। तो हेडिंग आपने डाल दी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। लिखिए नीचे, लेट द मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, लेट the momentum of two particle system of masses m1 and m2 is p1 and p2। p1 पर वेक्टर लगाएं एंड p2 पर वेक्टर लगाएं। आपने नोट किया है, let the momentum of the two particle system of masses m1 and m2 is p1 and p2, then net momentum p is equal to p1 plus p2। नेचुरल है, दोनों का सम हो जाएगा, वेक्टर सम, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सपोज f1 एंड f2 वेक्टर लगा दें दोनों में। Suppose F1 and F2 are two forces acting on the particles, of masses m1 and m2। जैसे अभी हमने FAB और FBA ले लिए थे, वैसे F1 और F2 are two forces acting on the particles of masses m1 and m2। Due to this, net momentum of the system will be changed। एक बॉडी पर फोर्स F1 लिया, दूसरे बॉडी पर फोर्स F2 लिया, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिखाया है, सपोज F1 एंड F2 आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। ड्यू टू दिस, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज्ड। लेट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t, let in a small interval of time delta t, change in momentum r delta p1 and delta p2। ये फर्स्ट मास में इंटरवल का चेंज है मोमेंटम, और ये सेकंड मास में है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स लग रहा है, मोमेंटम चेंज होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेट चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2। ठीक, एक बॉडी पर फोर्स F1 लग रहा है, दूसरी बॉडी पर फोर्स F2 लग रहा है, A और B में, उससे उनका जो मोमेंटम इंडिविजुअल चेंज हुए वो इतने हैं। इसे डेल्टा t से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई डेल्टा t। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा t प्लस डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t। इसको लिमिट ले लें या सीधे लिख दें, डेल्टा t टेंस टू 0। अगर डेल्टा t टेंस टू 0 होगा तो यही सिस्टम हमारा dp बाई dt इज इक्वल टू dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अब तक आप काइनेमेटिक्स वगैरह में करते आए हैं। और ये आपको मालूम है कि जो F1 फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी में, ये फोर्स F1 के इक्वल होगा और ये फोर्स F2 के इक्वल होगा। ये नेट चेंज इन मोमेंटम आ गया F1 प्लस F2। अब देखिए, अभी हमें यहाँ पर ये शो करना है कि इंटरनल फोर्स के ड्यू टू यहाँ मोमेंटम चेंज नहीं होता है। जो मोमेंटम चेंज होता है वो किसके ड्यू टू? केवल एक्सटर्नल फोर्स के ड्यू टू होता है। इसलिए हम F1 फोर्स जो हमने एज्यूम किया है, इसमें हम दोनों फोर्स लेकर चलेंगे, F1 EXT मतलब एक्सटर्नल, फिर F1 इंटरनल INT लिख दें। इसी तरह से F2 में F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल, दोनों फोर्स एज्यूम किए कि एक बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी लग रहे हैं।
अब आप इन दोनों की वैल्यू dp/dt में पुटअप कर दें, तो dp/dt इज इक्वल, ये दोनों वैल्यू डाल दें इसकी जगह, तो F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल, ये डाल दी वैल्यू। अब F1 इंटरनल और F2 इंटरनल, जो इंटरनल फोर्स है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं, इसलिए इनका सम 0 होगा। अभी आपने देखा था, इसीलिए हमने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, अगर हम दोनों बॉडी को एक सिस्टम बना लेंगे, ए और बी दोनों को, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स मिलाकर दोनों के इंटरनल फोर्स और 0 हो जाएंगे। यानी F1 इंटरनल, यहां लिख रहा है F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल, यहां पर लिख दीजिए बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल, ये दोनों मिलाकर 0 होंगे। ये कब होंगे 0? जब हमारा सिस्टम ए और बी दोनों है एक साथ। ठीक, तो यहाँ पर ए और बी दो बॉडी थी, आपने यहाँ पर लिखा बाय न्यूटन थर्ड लॉ F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना इफ सिस्टम इज ए प्लस बी, सिस्टम ए और बी दोनों है। ठीक, तो अब केवल हमारा फोर्स जो है वो एक्सटर्नल बचा। इन दोनों का जो सम है किसका, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, इन दोनों का सम मिलाकर हम नेट F एक्सटर्नल ले रहे हैं और यहां पर उसकी वैल्यू पुटअप कर दें, तो dp/dt, यहां पर भी वेक्टर लगा देना प्लीज, dp/dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल होगा। ये आपका मालूम है, न्यूटन सेकंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो फोर्स के इक्वल होता है वो प्रैक्टिकली F एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब यहाँ आप ये बना सकते हैं, ये कंफर्म हो गया कि जो न्यूटन लॉ में जो फोर्स आपका आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स आएगा। अब अगर किसी बॉडी पर और इंटरनल फोर्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, ठीक, सिस्टम पर डिपेंड करेगा सिस्टम कौन सा बनाया है। सिस्टम अगर ए आप सेपरेट ले लेंगे तो फिर वही फोर्स आपका एक्सटर्नल बन जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने इसका मतलब है यहाँ सिस्टम पूरा बना लिया ए और बी को, तो पूरा सिस्टम मिलाकर अगर मूव करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स के ड्यू टू मूव करेगा। अब अगर किसी बॉडी पर इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 है तो फिर dp/dt इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब dp डेल्ट चेंज इन मोमेंटम 0 होगा और ये मोमेंटम होगा pf माइनस pi, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट नोट कर दें, या ये भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट, यहाँ पर dp 0 है, इसका मतलब है कि p जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। स्टेटमेंट नोट करें और कुछ पॉइंट्स भी नोट करने हैं, ठीक है। हेंस इन द अब्सेंस ऑफ, हेंस इन द अब्सेंस ऑफ an external force, hence in the absence of an external force, the total momentum of the system, the total momentum of the system, ये सिस्टम क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेट होगा और क्लोज सिस्टम है, यानी अंदर कोई मास वगैरह चेंज नहीं होगा। तो आप सिस्टम के ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आपने लिखा है हेंस इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के ब्रैकेट में लिख दें क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट
and does not change with time, and does not change with time. This is known as law of conservation of linear momentum. This is known as law of conservation of linear momentum. इसका मीनिंग है अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एक इंटरनल फोर्स तो इफेक्टिव है ही नहीं, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उससे तो वैसे भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। आप इंटरनल किसी बॉडी का अगर स्टडी करना चाहें तो एक अलग मैटर है, आप वहाँ पर जो है वो उसको फिर एक्सटर्नल लेना पड़ेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और इसमें आपको बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आप जो लगाएंगे उनमें बहुत सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो आप पहला पॉइंट लिखें, फॉर 2 डायमेंशनल मोशन। अगर देखिए 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल एक ही बात होगी, हम 2 डायमेंशनल का केस ले रहे हैं। 2 डायमेंशनल में मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में हमने अलग कर दिया dpx/dt, और ये फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में होगा, एंड dpy/dt वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, तो फिर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। dpx/dt और dpy/dt। देखिए अगर कहीं सिस्टम पर Fy 0 है, इसका मतलब है कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, इसका मतलब होगा कि पी वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा। अगर x में 0 है, इफ x 0 है, तो फिर मोमेंटम जो कांस्टेंट होगा वो x डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब है कि मोशन में हम x और y में हम सेपरेटली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। लिखिए, सो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, ये शॉर्ट में लिख दिया करें, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड सेपरेटली इन एनी डायरेक्शन प्रोवाइडेड force acting in that direction is 0, provided force acting in that direction is 0। यानी कि अगर केवल x डायरेक्शन में अगर आपका नेट फोर्स 0 है और y में लग रहा है तो कोई बात नहीं, x डायरेक्शन में जो है आप मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं और y डायरेक्शन में फिर नहीं लगेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी आप इसको लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट नोट करें, सेकंड पॉइंट, अगर कहीं तुम्हें ऐसा मिल जाए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, यानी डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, बहुत ही कम समय के लिए एक्सटर्नल, ठीक है ना, तो लिखिए इफ इन एनी केस डेल्टा टी टेंस टू 0, टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो, तो ऐसे में जो मोमेंटम होगा आपका वो नियरली कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम यहां पर भी कंजर्वेशन को लगा सकते हैं। लिखिए डेल्टा पी नियरली कांस्टेंट इवन इफ एफ एक्सटर्नल, जबकि एक्सटर्नल लग रहा है, नॉट इज इक्वल टू 0, तब भी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है बहुत तो हम कंजर्वेशन वहां पर लगा सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम even in the presence of an external force also। ये स्पेशली फ्रिक्शन वगैरह में लगता है, जैसे जब दो बॉडी आपस में स्फेरिकल बॉल कोलाइड कर रही हैं तो थोड़ा बहुत अगर फ्रिक्शन वहाँ पर लग भी रहा है तो तब भी हम जो है वो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के ही केस में और भी केस में मिलेगा आपको, ध्यान रखना पॉइंट को
कि अगर किसी भी पॉइंट पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट करता है तो आप वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये यूनिवर्सल लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जरूर लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस लॉ इज यूनिवर्सल, दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन कॉलिजन, कॉलिजन के केस में, कॉलिजन चाहे इलास्टिक हो और चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों में ही लगता है ये लॉ। इन कॉलिजन it is used in both, it is used in both elastic and inelastic collision। समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ, अभी आपने प्रूव किया है न्यूटन सेकंड लॉ से। दिस लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ एंड इट इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है, इसको हम आपको शो करेंगे। इट इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डाल दें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, प्रूव दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ। प्रूव दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ। ये नेचुरल है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार कर रहे हैं वो केवल इनके रिजल्ट पर ध्यान दें, डेरिवेशन को देख लें, समझ लें, लेकिन इनके रिजल्ट जो हैं वो लर्न रखें। क्या लिखा है? प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, एक बॉडी ए ले ली, एक ये, इसका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन पी ए है और इसका मोमेंटम पी बी है, दोनों राइट को जा रही हैं। ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। क्या लिखा? कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी विद इनिशियल मोमेंटम पी ए एंड पी बी, वेक्टर लगाना पी ए पी बी पर, विद इनिशियल मोमेंटम पी ए एंड पी बी, दे कोलाइड for a small interval delta t and separate, they collide for a small interval delta t and separate with final momentum pa dash and pb dash। ये कोलाइड किया और इसके बाद ये दोनों अलग अलग चले गए, ये इधर ये इस तरफ, pa dash इसका मोमेंटम और इसका पी बी डेस, वेक्टर लगा देना, यहाँ पर कॉलिजन होता है फॉर टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी। इसके बाद मोमेंटम दोनों के अलग हो गए, क्योंकि एक इंडिविजुअल बॉडी की अगर स्टडी करते हैं आप, ध्यान रखना आप कॉलिजन के केस में ये डिस्कस होगा कि इसमें बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन दोनों का मोमेंटम मिलाकर कंजर्व रहता है, लेकिन इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज होगा। हो रहा है चेंज, पहले पी ए था, हो गया पी ए डेस। नोट करें आगे, दे कोलाइड फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी एंड सेपरेट विद फाइनल मोमेंटम पी ए डेस एंड पी बी डेस ड्यूरिंग कॉलिजन इफ एफ ए बी, ड्यूरिंग कॉलिजन इफ एफ ए बी, वेक्टर लगाएं, इज द फोर्स, ये लग रहा है एफ ए बी इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये बॉडी ए है, ये बी है, एंड फोर्स बी ए, एंड फोर्स बी ए इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। नेचुरल है एफ ए बी और एफ बी ए, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखें डायग्राम बनाकर उसके नीचे, बाई न्यूटन सेकंड लॉ, बाई न्यूटन सेकंड लॉ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन
मोमेंटम, देखिए पहले वाले पर जो इम्पल्स लगा वो एफ ए बी और डेल्टा टी मल्टीप्लाई करें, फोर्स में इम्पल्स हो गया, आप पढ़ चुके हैं इम्पल्स को। इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, पी ए डैश माइनस पी ए। इसी तरह से सेकंड बॉडी के लिए एफ बी ए डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम पी बी डैश माइनस पी बी, वेक्टर जरूर लगा देना। अब लिखिए बाई न्यूटन थर्ड लॉ, बाई न्यूटन थर्ड लॉ एफ ए बी मैग्नीट्यूड में, इनको दोनों का प्लस मिलाकर जीरो होगा न्यूटन थर्ड लॉ में, एफ ए बी और एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स है। इसका मतलब अगर हम दोनों को एक सिस्टम बनाते हैं तो फिर ये जीरो होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम डेल्टा टी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, या इनकी वैल्यू पुटअप कर दें, चाहे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर डेल्टा टी इसमें मल्टीप्लाई कर लें, एफ ए बी डेल्टा टी प्लस एफ बी ए डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अब इनकी यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, पी ए डैश माइनस पी ए प्लस पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। चेक कर लें, नेगेटिव को एक तरफ ले जाएं। यहाँ पर ये आपका पी ए प्लस पी बी क्या है, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम, और ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को आपने लगाया और उससे ये चीज़ ड्राइव हो गई। इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट माना जाता है। नीचे नोट कर दें, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम, टोटल फाइनल linear momentum of an isolated system is equal to its total initial linear momentum is equal to initial linear momentum नोट किया। ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है, ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है एक तो कॉलिजन में ही है, जिसको कि हम वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ होगा इस चैप्टर में, आपके यहाँ रिकॉइलिंग ऑफ गन पर क्वेश्चन दे रखे हैं, वो बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है, ठीक। और चेंज इन मोमेंटम पर भी क्वेश्चन है। हमने चेंज इन मोमेंटम को न्यूटन्स लॉ के सेकंड फर्स्ट लेक्चर में कराया है, जहाँ मोमेंटम कराया है। वहाँ से आप वॉल में जो इंक्लाइंड पर, जैसे कोई ये वॉल है यहाँ पर और उसमें ऐसे एंगल पर बॉल स्ट्राइक करती है और रिवर्स ऐसे हो जाती है एंगल पर, वो क्वेश्चन आप आर्टिकल जरूर देख लें, क्योंकि उसके क्वेश्चन हैं चैप्टर में। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक। गन और बुलेट मिलाकर पहले रेस्ट में है, तो इनका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। गन को आप जब फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगी और गन पर फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो है, और बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग भी फाइनल मोमेंटम भी इसका जीरो होगा। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ डाल दें, एक तो कॉलिजन एग्जाम्पल है जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपका वो एग्जाम्पल रिकॉइलिंग ऑफ गन का ले रहे हैं। लिखिए एग्जाम्पल रिकॉइलिंग ऑफ गन। बहुत एग्जाम्पल हैं कंजर्वेशन के, प्रैक्टिकल बहुत सारे पढ़ेंगे अभी आप। देखिए, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन recoils in backward direction, opposite to the direction of motion of bullet, opposite to the direction of motion of bullet. Recoiling velocity of gun is calculated by, recoiling velocity of gun is calculated by conservation of linear momentum, COLM, conservation of linear
मोमेंटम। तो बहुत ही सिंपल कि गन और बुलेट सिस्टम में मान लीजिए आपने मास ऑफ गन ले लिया, m1 ले रहे हैं, ठीक, और मास ऑफ बुलेट ये ले लिया m2। आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन v1 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट v2। तो बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। बिफोर फायरिंग PI लिख दे रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम 0, मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक। और आफ्टर फायरिंग फाइनल मोमेंटम m1 b1। देखिए अगर आप पहले से ही नेगेटिव ले रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर आप नेगेटिव नहीं लेते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। उसका मीनिंग है कि डायरेक्शन रिवर्स है। तो m1 b1 हमने पहले ही डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया है। अब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल करें, यानी कि m1 b1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0। इससे आप b1 को कैलकुलेट कर लें, m2 v2 अपान m1, ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन के क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे, और जो कॉलिजन के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब वर्क एनर्जी पावर को करेंगे तब हम इसको आप लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लेक्चर 7 में जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को आपको डिटेल में डिस्कशन कर दिया है, उसका डेरिवेशन है। अगर 11th में डेरिवेशन आपको होम एग्जाम में के लिए कराया जाए वहाँ तो आप तैयार करना, नहीं तो इसका रिजल्ट लर्न कर लें, ठीक। कि इंटरनल फोर्स के ड्यू टू जो है वो कोई भी जो है वो एक्सटर्नल जो न्यूटन सेकंड लॉ में हम लेते हैं वो इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वो नहीं आएंगे न्यूटन सेकंड लॉ में। आपको एक्सटर्नल फोर्स लेना है, और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।